I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, these habits are killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. Oh, I got the overdose. Oh, you are my overdose. आज हम चला रहे हैं फोर्सगन की वेल्टो जो है 2012 वेरिएंट और इसके ओनर हमारे साथ है नमन। तो आपने कब ली थी वैसे? ये हमने ली थी 2018 में 25 दिसंबर। सेकंड ओनर है हम, फर्स्ट ओनर और कोई है। तो इससे पहले आपने कौन सी गाड़ी चला रहे थे? हम चला रहे थे स्विफ्ट 2012 मॉडल ZDI। हैचबैक से सीडान पे शिफ्ट होने का क्यों सोचा आपने कि एक हैचबैक से सीडान पे शिफ्ट हुआ था? हम पहले और के रहते थे, बच्चे हम दूसरी जगह रहते थे, तो लगेज रखने में दिक्कत आती थी हैचबैक में। तो एक बूट स्पेस वाली गाड़ी की ज़रूरत थी, तो हमने उसे सेल आउट करके ये वाली खरीदी थी। तो जब आप गाड़ी देख रहे थे तो आपने फोर्सगन ही क्यों चुना? गाड़ी हम देख नहीं रहे थे, पापा का किसी शादी में जाने का हुआ था और वहाँ पे ही उन्हें ये गाड़ी पसंद आ गई थी, तो फिर वो वहाँ से ले आए थे। लेने करने का कोई प्लान नहीं था उस समय। मतलब आपने डीलर से नहीं लिए, डायरेक्ट कस्टमर से लिए? हाँ, कस्टमर से ही लेते हैं, डीलर से हम नहीं लेते। तो अभी तक आपने ली थी जब ये कितनी चली हुई थी? जब ये चली हुई थी 85-90 के समथिंग थाउजेंड। अभी तक आपने ऑलमोस्ट 2 लाख चला दिए। 2,04,000 समथिंग। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ? अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। बस वही बात है कि अपन जिस एरिया में हैं, इस एरिया में मैकेनिक्स वैसे नहीं है, डीलर नहीं है, मतलब शोरूम नहीं है, सर्विस सेंटर ऑथोराइज। मतलब अंदर 100 किलोमीटर के अंदर कोई शोरूम नहीं है? नहीं तो है। उसके बाहर ही है। अपने ब्लॉक में सिर्फ एक ही है, इंदौर में, उसके आसपास कोई सा भी नहीं है। और वो भी अब पता नहीं मुझे सर्विस पर, पहले हम कराने जाते थे तो गाड़ी को सर्विस सेंटर में एंटर कराने के लिए पहले वो कुछ पास वगैरह था उसका, वो बनवाना पड़ता था, जो कि 3500 का रहता था। मतलब वो सर्विस कराओ या नहीं कराओ, हाँ। वो बनवाना ही पड़ेगा। गाड़ी अगर सर्विस सेंटर के अंदर जा रही, चेक होने के लिए जा रही, कोई भी रीज़न हो, 3500 का आपको पहले वो करवाना पड़ेगा। कुछ रिसिप्ट वगैरह बनती है, तब गाड़ी अंदर जाती है। तो वो ऐसा था कि आपको हर साल का बनवाना पड़ता है क्या हर बार? जब गाड़ी सर्विस सेंटर में गई, हाँ। कोई साल का नहीं, कुछ नहीं। अगर गाड़ी चेक करानी है सर्विस सेंटर के अंदर, अगर गाड़ी को एंटर करना है, 3500 का चार्ज लगेगा। उसमें अब आपके ऊपर है कि आप उसमें कुछ करवाते हो या नहीं करवाते हो। जैसे हमने करवाई थी, तो हमें जो चीज़ करवानी थी वो हमारी हुई नहीं, तब 3500 को रिफंड करने के लिए नहीं बोल गए। तो आप अब इसकी सर्विस अभी कहाँ करवाते हो, शोरूम पे या फिर बाहर? बाहर ही करवाते हैं। शोरूम पे से अब क्या ही करवाए, अब कुछ था ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। यहाँ तक कि एक टायर में कोई गड़बड़ थी, तो उन्होंने निकाल के स्टेपनी लगा दी थी। तब हमने नई गाड़ी ली थी, हमें पता नहीं था कि यार इसमें स्टेपनी बिना अलॉय व्हील की, छोटे टायर है। हम पापा वगैरह गए थे, मैं गया नहीं था, पापा को पता नहीं था। उन्होंने बोला कि हमारे इसमें तो 3 अलॉय व्हील, 4 अलॉय व्हील थे, इसमें एक रिम कहाँ से आ गया। पूरे शोरूम के सारे मैकेनिक अलॉय व्हील ढूंढ रहे, किसी को ये नहीं पता है कि इसमें रिम आता है, एक स्टील रिम आता है, जो स्टील हाँ। नहीं आती है, वो एक टायर से ही छोटा भी आता है। हाँ, सारे ढूंढ रहे, पूरा शोरूम, वो पूरा सर्विस सेंटर ढूंढ रहा है, किसी को नहीं पता है कि इसमें ऐसा होता है। अच्छा, मतलब उस टाइम बाद में फिर जो मेरे पापा के फ्रेंड है, उनके फ्रेंड की ये गाड़ी थी, वो शादी में मिले थे, तो उन्होंने बताया कि इसमें एक तो यही आता है। अच्छा, मतलब शोरूम वालों को भी नहीं शोरूम वालों को भी नहीं पता था कि जो इसकी उसके step बाद नहीं भी होती अगर है। आप सोच सकते हो कि अगर शोरूम वाले इस मैकेनिक्स को जिसने बदला, उसको भी नहीं ध्यान कि ऐसा कुछ होता है, और तुम 3500 रुपये चार्ज कर रहे हो सिर्फ चेकअप के, जिसमें कई मतलब उसके बाद अगर तुम्हें करवाना हो 3500 में, तो ऑयल चेंज करवा लो या ब्रेक पेड्स वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह जो होते हैं वो तुम करवा लो।
वो उसमें चल जाएगा 3500 के अंदर। अच्छा, जैसा पर अगर तुमने कुछ काम नहीं करा तो पैसा नहीं मिलेगा वापस। जैसा आपने बोला कि 3500 रुपये इसमें एंट्री चार्ज ये शोरूम में। हाँ इससे पहले आप मारुति चला रहे थे हाँ। और मारुति का आपको सर्विस कॉस्ट पता है कि बहुत कम है, इतने में आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाती थी। पर वो था ना कि गाड़ी पसंद आ गई थी, ऐसा तो था नहीं कि हमारा फिक्स था लेने का या नहीं, या कुछ ऐसा पसंद आ गई थी ले ली, तो फिर चार्जेस इतना मायने थोड़े नहीं रखते हैं। फिर भी अभी इसकी नॉर्मल सर्विस कॉस्ट जैसे आप बाहर करवाते हो तो कितनी आ जाती है? 8 से 10,000। 8 से 10,000। अगर बहुत सी चीज़ें मतलब चीज़ें चेंज कराते हैं तो वैसे मिनिमम जैसे ऑयल वगैरह चेंज होता है तो 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार में हो जाती है। ब्रेक पेच वगैरह सारी चीज़ें क्लीन वगैरह होती है, सारा कुछ होता है। बाकी आप किसी को रिकमेंड करते हो कि वेंटो के साथ जाए? अगर नहीं ले रहे हो तो कोई भी ले सकता है, जो नया अभी नहीं तो जो पहली बार ले discontinue रहा हो वो भी ले सकता है। वेंटो बंद हो गई, वर्चेस आ गई है, टिगवान आ गई है। मैं VW की बात कर रहा हूँ। जैसे अब ये तो अपनी डीजल इंजन है, हम्म। उसके 2020 के बाद फॉक्सवैगन ने डीजल इंजन बैंड कर दिया, तब हाँ, से हाँ। पेट्रोल इंजन में आती है ये। हाँ तो एज ए फर्स्ट टाइम कस्टमर लेना चाहे फॉक्सवैगन तो आप उसको रिकमेंड करो? हाँ ले सकता है, अगर नहीं ले रहा है तो ले सकता है। अगर जैसे- सेकेंड हैंड ले रहा है तो मैं नहीं करूँगा रिकमेंड, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल भी है, तो ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी का, इंजन का, पार्ट्स का, क्योंकि इसके ओरिजिनल पार्ट्स डुप्लीकेट पार्ट्स बहुत मिलते हैं। दिखेंगे ओरिजिनल पर रहते डुप्लीकेट है। जैसे ये एक तो- जर्मन गाड़ी है तो इसके पार्ट्स से उस टाइम तो ये इंडिया में वो होती थी, वो पार्ट्स इंपोर्ट होते थे, यहाँ पे असेंबल होते असेंबल थे। होती थी। तो उस टाइम पे आपको पार्ट्स के इजीली अवेलेबल हो जाते थे या फिर पहले से कुछ ऑर्डर वगैरह देना पड़ता था? वो तो आज भी ऑर्डर ही देना पड़ता है। अपन जिस एरिया में यहाँ पे पार्ट्स नहीं मिलते, इंदौर से या बाहर से किसी से बुलवाने पड़ते हैं, दिल्ली से बुलवाने पड़ते हैं या पुणे से। मतलब अपने इस एरिया में भी फॉक्सवैगन की सर्विस इतनी अच्छी है नहीं। ही नहीं, सर्विस ही नहीं है अभी भी। इसमें जो दिक्कत आई है, जैसे इंजेक्टर इसमें ख़राब हुआ था आज से 2 साल पहले। एक इंजेक्टर ख़राब हुआ, उसको रिपेयर करवाया, चेंज करने का था, लेकिन चेंज करने में क्या होता है कि इंजेक्टर सभी चेंज होते हैं। 4 इंजेक्टर है, चारों इंजेक्टर चेंज होते हैं, और एक इंजेक्टर की कॉस्ट आती है अगर ओरिजिनल लेने जाए तो 25,000, मतलब सीधा 1 लाख का था। तो फिर उस समय शोरूम वाले ने रिकमेंड किया कि हम रिपेयर कर देते हैं, हो जाएगा रिकमेंड और रिपेयर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, गाड़ी का हल्का सा मतलब माइनर सा पिकअप गिर गया था, पर वो चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। तो वो ठीक है कि रिपेयर के हिसाब से अगर वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रिपेयर हुआ तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही दिक्कत। अच्छी थी। फिर अभी 8-9 महीने पहले फिर से एक इंजेक्टर ख़राब हो गया, तो फिर से रिपेयर कराए, तो अब तो मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। अभी चेंज कराने ही वाले हैं चारों इंजेक्टर या जो भी है, कि उन्हें वैसे तो चारों चल रहे हैं पर वो कैलिब्रेट नहीं हो पाते हैं। जैसे चारों इंजेक्टर अलग अलग टाइम पे फ्यूल इंजन में इंजेक्ट करते हैं, तो अगर एक को भी रिपेयर करते हैं, निकालते करते हैं, तो जो फ्यूल है वो ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर चारों में गलत टाइमिंग पे फ्यूल जाता है, तो गाड़ी मिसिंग करती है, इंजन वाइब्रेट करता है, पिकअप नहीं बना पाती है, गाड़ी झटके मारेगी, पेट्रोल गलत टाइम पे जाएगा गलत वॉल में, तो वो जल के एग्जॉस्ट से बाहर हो जाएगा, एवरेज भी गिरेगा, सब कुछ। मतलब वो मेन वो है यूनिट, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो पूरे इंजन में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो जैसे आपने एवरेज की बात की, तो आप इससे भी कितना माइलेज निकाल रहे हो? माइलेज तो अभी निकाल देते हैं हम 20, एवरेज थोड़ा कम हो गया है, पहले 22 आराम से निकाल देती थी, अब 22 नहीं निकाल पाती, 20 निकाल देती, क्योंकि अभी थोड़ा डीजल का भी इशू चल रहा है। तो ये आप हाईवे का बता रहे हो या फिर सिटी का? हाईवे, और सिटी में तो 17, 18, 19, 18 निकाल देती। तो 1-2 किलोमीटर का हर चीज़ में डिफरेंस हो जाता है। एसी पे चलाओगे 2 किलोमीटर कम चलेगी, सिटी में चलाओगे तो नॉर्मल चलाते हाईवे पे उससे 2 किलोमीटर कम, 2 या 3 का एवरेज देगी। और अगर ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो 14-15, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी। 14-15 अगर एसी पे चलाएंगे, तो एसी पे नहीं चलाओगे तो 16 तक निकाल देगी। वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर नॉर्मल यूजेस पे चलाते हैं तो इस गाड़ी से अच्छे एवरेज भी निकाल सकते हो, ख़राब से ख़राब भी। तो 8 भी निकाला है और 22 भी निकाला है। जैसे ये सीडान, इसमें कंफर्ट तो हो गई, पर आपने इससे तक कभी लॉन्ग राइड कितने किलोमीटर की है, मतलब मैक्सिमम सिंगल टेक में? तो 650 या 850 किलोमीटर कुछ था।
एक या दो ब्रेक लिए थे, एक वॉशरूम था और एक खाने का, बस। तो मतलब आप गाड़ी का कोई थकावट परफॉर्मेंस नहीं, वगैरह कुछ या नहीं, फिर कंफर्ट वगैरह? कोई भी दिक्कत नहीं। वहाँ जाके भी फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं, आप और भी चला सकते थे। एक तो 650 किलोमीटर में बोल भी सकते हैं कि एक या दो वॉशरूम ब्रेक हो जाते हैं और एक खाने का ब्रेक हो जाता है। वो तो और इतना तो होना भी चाहिए, गाड़ी को भी रेस्ट देना पड़ता है। बाकी टायर वगैरह की बात करें तो उसका टायर वगैरह का मेंटेनेंस? टायर वगैरह का मेंटेनेंस अगर देखा जाए तो हमने 5 साल में अभी अब सेकेंड टाइम चेंज कराने आ गए हैं। 2 चेंज करा चुके हैं आगे के, पीछे के अभी कराए नहीं है। वो फट गया था टायर, तो आगे के दोनों चेंज करा दिए थे। 3300 या 3400 में आए थे, ब्रिज स्टोन के थे। मेरे पापा के फ्रेंड के थ्रू लिए थे, तो काफ़ी सस्ते पड़ गए थे। इस बार अभी हमने डलवाए हैं योकोहामा के 6 ईयर की नो अनकंडीशनल वारंटी के साथ, जो कि हमें पड़ा था 5700 का एक टायर, 5700। जैसे आप दोनों कंपनी के टायर यूज़ कर चुके हो, तो कंफर्ट में कौन सी ब्रांड आपको ज़्यादा अच्छा लगा, योकोहामा या फिर ब्रिजस्टोन? योकोहामा को तो अभी बोल नहीं सकते क्योंकि उसका 2 ही टायर चल रहे हैं, 2 तो लगाए नहीं है अभी तक। अब चेंज करने के लिए अब ऑर्डर देना है उसका। पर ब्रिजस्टोन भी काफ़ी चल गया क्योंकि बीच में कोविड वगैरह, इनमें काफ़ी टाइम तक ऑलमोस्ट 6-6, 7-7 महीने तक गाड़ी खड़ी रहती थी, तो चली नहीं, धूप में खड़ी रहती थी, तो टायर्स ख़राब होने ही थे। तो वो हार्ड भी हो गए थे, टाइम भी हो गया था टायर्स को, तो अच्छे चले वो भी। पर हाँ, उसमें अनकंडीशनल वारंटी वगैरह ये वो था नहीं, वो थोड़ा हार्ड टायर था। अभी जो योकोहामा का डलवाया है ये सॉफ्ट टायर है। ग्रिप में फ़र्क पड़ा है काफ़ी। मतलब अब ज़्यादा थोड़ी चिपक के चल रही है रोड पे? हाँ, वो टायर भी पुराने हो गए थे ना, पर फिर भी ग्रिप तो अब टायर को हिसाब भी चेंज करो इतना पता नहीं होता, क्योंकि 3-4 साल तक चल जाते टायर। 4 साल पहले का एक्सपीरियंस और फिर से याद कर पाना सेम एक्सपीरियंस पता नहीं रहता ना। बाकी वैसे अभी इसको आपको चलाते ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, 2 लाख किलोमीटर चला दी है, तो अभी भी कुछ मतलब इंजन में इतना चलने के बाद कोई प्रॉब्लम या फिर सेम? इंजन में अब वो होता क्या था कि असेंबल होती थी बाहर से आके, तो इसमें जो इंजेक्टर्स है वो इंडियन स्पेक्स के नहीं डले हुए। ये फर्स्ट जनरेशन की गाड़ी है, तो फर्स्ट जनरेशन में भी स्टार्टिंग की है, लेट फर्स्ट जनरेशन नहीं है, तो इसमें इंजेक्टर्स इम्पोर्टेड है। वो इंजेक्टर्स जर्मन डीजल स्पेक्स के हैं, अपने यहाँ का डीजल उस क्वालिटी का है नहीं। अपने यहाँ का डीजल थोड़ा ठीक है, तो चोक होने के चांसेस बहुत आते हैं। और ये जो फर्स्ट जनरेशन की गाड़ियाँ हैं, फर्स्ट जनरेशन की जो वेंटोस है स्टार्टिंग वाली, इनमें काफ़ी ये प्रॉब्लम है। तो वो है इंजेक्टर से ही है। उसके अलावा तो अभी तक हमने क्या चेंज कराया है, सोकर, जो कि वो तो किसी भी गाड़ी में ख़राब हो सकता है, किसी बड़े गड्ढे में जाने की वजह से या किसी भी वजह से। एक सोकर चेंज कराया है, एक वाटर पंप चेंज कराया है, और कंप्रेसर अच्छा था, पर वो ऐसा लग रहा था कि कूलिंग कम कर रहा था, तो सेकेंड हैंड में अच्छा नया मिल रहा था हमें, मतलब अच्छी क्वालिटी का, कम चला हुआ, तो हमने वो चेंज करवा दिया था। जैसे अगर प्राइसिंग की बात करें तो 7,500 का कुछ समथिंग था कंप्रेसर, ओरिजिनल था या कोई इम्पोर्टेड था, अच्छे वाला था, और जो डला हुआ था उससे ज़्यादा कुछ अच्छा था। वो था 7,500 का कंप्रेसर। वाटर पंप जैसे छोटी सी एक मोटर आती है, वो भी दूसरे प्रेशर वगैरह से चलती, कोई उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ है नहीं, मैकेनिकल पार्ट है वो 5,500 का था। सोकर का आइडिया नहीं है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी कुछ हमारी गलती की वजह से नुकसान हुआ था गाड़ी में, वैसे तो कोई खास हुआ नहीं है। अच्छा, कि इंजन में हमारी ऐसा नहीं हुआ है कि गाड़ी की वजह से कोई दिक्कत हुई हो, कि इंजन में कोई ख़राबी बार बार आ रही हो या ऐसा कुछ। और जैसे इंजेक्टर्स की प्रॉब्लम है, वो फ्यूल की वजह से होता है, और ज़्यादा टाइम तक अगर डीजल इंजन को चलाओ नहीं तो इंजेक्टर्स चोक होते हैं, जो कि वही बात थी कि कोविड में 1 साल 2 साल तक की ढंग से चली नहीं थी, उसके बाद इंजेक्टर्स की दिक्कत आई थी। ज़्यादा टाइम तक खड़ी थी गाड़ी इसलिए। हाँ, वो क्योंकि लुब्रिकेशंस वगैरह लगता है इंजेक्टर्स को, बिना लुब्रिकेशंस के इनके चलती नहीं है। अच्छा, इसके कुछ नेगेटिव्स जो आपको अभी तक लगे हो? नेगेटिव्स अब तो नहीं है, जब हमने ली थी तब काफ़ी थे। तब अपने एरिया में क्या कि रोड्स उतने अच्छे नहीं थे,
किसी भी रूट पे ले जाने के लिए पहले 10 बार सोचना पड़ता था कि यार एक गाड़ी निकल जाएगी, नीचे टच तो नहीं होगी, क्योंकि नीचे टच हुई तो कुछ ना कुछ नुकसान होना फिक्स है। अगर स्पीड में कहीं से निकाल दी कोई से गड्ढे पे से या कुछ, तो कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा। बाकी तो अब तो नहीं है कुछ इसका नेगेटिव, बस इतना है कि साइज़ बड़ा है, सिटी में दिक्कत बहुत पड़ती है। बोल सकते हैं कि विजिबिलिटी इस गाड़ी में थोड़ी सी कम है, माइनर सी। नए ड्राइवर को तो लगता है कि यार विजिबिलिटी कम है। और दूसरा आपने उसका बताया कि अपने एरिया में इसका सर्विस सेंटर वगैरह नहीं है, तो हाँ। आपको बाहर करवानी पड़ती है। मतलब Volkswagen की सर्विस अपने एरिया में इतनी अच्छी है नहीं अभी। अपने एरिया में नहीं है। अपने एरिया में आज भी देखा जाए तो सब गाड़ियाँ मिला करके खरगोन एरिया में 5-10 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, 10-15 होगी, उससे ज़्यादा तो कोई होगी नहीं। और जितना कुछ ने ली थी और बेच भी दी। क्योंकि Volkswagen का जैसे सुनने में आता है कि मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जैसे इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से चले तो लोग मारुति ज़्यादा प्रीफर करते हैं। राइट क्वालिटी पे है ना, अब सभी को अलग अलग है। हमारा टेस्ट है कि राइट क्वालिटी, कंफर्ट, पावर, गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए, कितने भी किलोमीटर चला तो थकान नहीं होना चाहिए, वो बात है। हर किसी की अपनी चॉइस रहती है, किसी को फ्यूल चाहिए, किसी को रिलायबिलिटी चाहिए। रिलायबिलिटी चाहिए तो Volkswagen कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रिलायबिलिटी के मामले में। तो आज भी इंजन अगर देखा जाए तो बहुत से मैकेनिक कहते हैं कि इसमें जो कुछ माइनर से चेंजेस है, अगर ढंग का कोई मैकेनिक हो उसे सही कर दे तो आज भी 5-7 साल बिना किसी दिक्कत के चल सकती है। बाकी अभी आपने कुछ अपडेट करने का सोचा है? इसके बाद नेक्स्ट क्या लेना चाहोगे? इसके बाद इससे ऊपर ही गाड़ी लेंगे। तो मतलब Volkswagen में ही जाना चाहोगे फिर कोई अदर ब्रांड? Volkswagen लेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी कि सर्विस कराने के लिए हर सर्विस के लिए इंदौर जाओ। पापा वगैरह के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सिर्फ सर्विसिंग के लिए इंदौर जा पाए, और हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन रुकना पड़े तो वो रुक नहीं सकते। मतलब Volkswagen से आपको मेन सर्विस की प्रॉब्लम है कि सर्विस इतनी अच्छी है नहीं इसकी। सर्विस के अलावा तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब चलाओ करो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस की दिक्कत है। सर्विस नहीं होगी तो गाड़ी दिक्कत करेगी ही करेगी। सर्विस के अलावा तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कूलिंग, साउंड सिस्टम, पावर, अगर स्पीड देखा जाए तो स्पीड भी बहुत अच्छी है। आराम से 140-150 तक चले जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी क्यों स्टेबल है, मतलब हाईवे पे इतनी। हाँ, स्टेबल तो काफ़ी है। जैसे टर्न आप 80 पे ले लो, 60 पे ले लो, 70 पे ले लो, कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ता है। गाड़ी अगर कंट्रोल में चलाने वाला अच्छा है तो, अगर वो सही से ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से गाड़ी टर्न लेगी। स्टेबल तो बहुत है। 140 पे भी अगर चलाओगे तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ, फील होगा कि 140 पे चल रही है। 120 तक तो पता भी नहीं चलेगी कि गाड़ी 120 पे चल रही है। 120 से ऊपर जाने के बाद पता चल जाती है कि हाँ यार भाई गाड़ी स्पीड में है, क्योंकि एयर ड्रैग होता है, गाड़ी की स्पीड होती है, तो थोड़ी सी गाड़ी लाइट फील होने लग जाती है। स्टीयरिंग पे पता चल जाता है कि हल्का सा भी माइनर सा स्टीयरिंग में अपन ने टर्न किया कि गाड़ी इधर उधर जा रही है, वो पता चल जाता है। मतलब 130 तक स्टेबल है, आप इसको 120 तक स्टेबल है, आराम से चला सकते हो। हाँ, मतलब एकदम नॉर्मल यूज़। जैसे बाकी गाड़ी अगर स्विफ्ट लेंगे तो जो 80-90 पे चलती है, वैसे ही 120 पे चलती है, एकदम सेम उसके साथ, क्या बोलते हैं, कंट्रोल के साथ। वो 80-90, ये 120, 140 तक भी बढ़िया चल जाएगी। मैंने तो इतनी स्पीड में चला ही नहीं है, बाकी चल जाएगी आराम से। बाकी आप किसी को रिकमेंड करते हो कि Volkswagen के साथ जाना चाहे? नई गाड़ियाँ तो अभी काफ़ी अपग्रेडेबल है, इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी है, ले सकता है कोई भी। माइलेज का है थोड़ा सा कि जो कार एंथुसियास्ट है या जिसे कार्स के बारे में नॉलेज है, जिसे कंफर्ट चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, जिसे राइड कंफर्ट चाहिए, ड्राइविंग जिसे करनी हो मेन, तो वो अगर लेगा तो उसे पसंद आएगी। जिसे रिलायबिलिटी चाहिए, वो कॉस्ट चाहिए कि सस्ती गाड़ी होनी चाहिए, मेरे को सर्विस नहीं ज़्यादा महंगी करानी है, मैं कहीं से भी आफ्टर मार्केट पार्ट्स वगैरह डलवा दूँ तो गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के चला करे, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें आपको जेन्युइन पार्ट डलवाओगे तो चलेगी। आफ्टर मार्केट डलवाया कोई भी पार्ट आपको ठीक है 1 महीना चल जाएगी गाड़ी, 2 महीना चल जाएगी, तीसरे महीने में दिखा देगी कि आपने आफ्टर मार्केट डाला हुआ है।
मतलब अभी तक आपने इसमें जो भी काम करा है ओरिजिनली करवाया है मोस्टली? हाँ ओरिजिनली या तो फिर सेकेंड हैंड में, मतलब कंपनी का यूज़ किया आपने? कंपनी के यूज्ड। आफ्टर मार्केट में नहीं गए हो आप? आफ्टर मार्केट में अभी तक तो कोई पार्ट गए नहीं है। हाँ नहीं गया है, शायद से एक शॉकर ही गया है आफ्टर मार्केट में, वो भी कोई अच्छी ब्रांड का था तो डलवाया है। अच्छा, जैसे आपने शॉकर की बात की, तो शॉकर चेंज कराने के बाद इसके कंफर्ट में कोई चेंज? नहीं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेड था, कोई ब्रांड का था, क्योंकि इसका ओरिजिनल मिलता नहीं है। ओरिजिनल अभी स्क्रू भी मैं लेने गया था, व्हील स्क्रू, वो तक नहीं मिला है। ओरिजिनल शोरूम पे ही जाओ, और शोरूम पे शायद से मैंने पता किया था तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे उस समय पे। उन्होंने बोला था कि आप 1 या 2 दिन का समय दो, मेरे पास था नहीं। मैं आफ्टर मार्केट लाया, इसमें जो पुराने वो शायद से एल्यूमिनियम या स्टील के कुछ अलॉय वगैरह के कुछ बने हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं। जो मैं नए ला के डाले वो 5 या 6 महीने नहीं, फेब में मैंने डाले थे, 3 या 4 महीने हो गए, तो उनमें अभी से रस्टिंग वगैरह के इशू आ गए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई लो क्वालिटी का लाया हूँ या ऐसा कुछ, अच्छे वाले लाया था, बेस्ट जो मिला था मार्केट में। उसके बाद भी उसमें अभी से रस्टिंग वगैरह की इशू आ गए। अब रस्ट लगेगा तो स्क्रू जब अपन बाद में खोलने जाएंगे तो बहुत दिक्कत देगा। तो जैसे आपने अभी कंफर्ट का कहा, तो आप इसमें मोस्टली अकेले ट्रैवल करते हो या फिर फैमिली वगैरह के साथ? अकेले तो कम करते हैं, मोस्टली 2 लोग या 4 लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही।